नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज मैं मौजूद हूं बीजेपी के सारण जिले के क्षेत्रीय प्रभारी और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी के साथ। संतोष पाठक जी को एक जवाबदेही मिली थी विधानसभा चुनाव से पहले। सारण जिले के जो सारण प्रमंडल के जो 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज, और इसके 5 जो बीजेपी के जिला है, उन जिलों में बीजेपी के नेताओं, जनता दल यूनाइटेड के नेता, एलजेपीआर के जो नेता हैं, सबको जिताने की, वहां चुनाव की एक सटीक रणनीति बनाने की, और उस रणनीति पर संतोष पाठक जी खरे उतरे। और नतीजा ये है कि 24 विधानसभा क्षेत्रों में से 20 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए ने जीत का परचम लहरा दिया। तो आखिर ये जीत मिली कैसे, और इस जीत के पीछे किन किन का हाथ था, ये सब कुछ जानेंगे। और वो गुना गणित भी जानेंगे कि आखिर वो क्या कमाल था जो इन लोगों ने मिलकर किया, और उस कमाल की वजह से 24 सीटों में से 20 सीट एनडीए की झोली में आ गई। वो क्या कारण था जो 4 सीट जीत नहीं पाए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले संतोष जी, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद राकेश जी। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि आप तो सारण जिले में बहुत मेहनत किए, क्या वजह रहा कि पहले आप कैसे देखते हैं सफलता को, पहले आप ये बताइए। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जो हमारा काम करने का जो तरीका है, उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये क्रेडिट मेरी नहीं है, ये क्रेडिट पूरे संगठन की है। और हमारा एक ढांचा है काम करने का, एक पारंपरिक भी तरीका है, और दूसरा कुछ हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक नई विधियां भी खड़ा की हैं पूरे देश भर में, जिस प्रकार से चुनाव हम लोग लड़ते हैं। और उस विधि का सफलता भी हम लोग कह सकते हैं कि भारी पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस को सभी राज्यों में मिल रहा है। वही फायदा बिहार में भी हम लोगों को मिला है। हमारे यहाँ पूरे सारण क्षेत्र में कुल 24 विधानसभा के क्षेत्र हैं, जिसमें 20 पर हम लोगों ने जीत हासिल की है। 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और बाकी अन्य सीटों पर हमारे एलाइज, जो एनडीए के जो अन्य सहयोगी हैं, वो लोग चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को सभी 10 सीटों पर सफलता मिली है। हमारे एलाइज को 4 सीटों का नुकसान हुआ है, बाकी 10 सीटें उन लोगों ने भी जीती हैं। इसके बैकग्राउंड में अगर जाते हैं तो 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, जो एक प्रोएक्टिव सरकार माननीय नीतीश कुमार जी और सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में जो बिहार में चल रही थी, और जिस प्रकार से हम ये विशेष तौर पर मैं इस बात को मार्क करना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों से एक बहुत ही प्रोएक्टिव सरकार जैसी फंक्शनिंग नीतीश कुमार जी की हम लोगों ने सन 2005 से 10 और 10 से 12 के बीच में जब हम लोगों ने देखा था, एक उस प्रकार के उस एटमॉस्फेयर का जो वर्किंग है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में पिछले 2 वर्षों से चल रही थी। ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारी नीतियों का सीधा लाभ जो है, या जो कनेक्ट है जनता से, वो सीधा हम लोगों ने स्थापित किया अपने सरकार के माध्यम से। और दूसरा, जो सामान्य मतदाता हैं, उनसे सीधा संपर्क करने का काम हमारे संगठन के लोगों ने, जो स्थानीय संगठन है हमारा जिलों का, उन्होंने स्थानीय स्तर पर सभी प्रकार के लोगों से संपर्क किया। हर जाति के लोगों के, हर वर्ग के लोगों के साथ हमारा सीधा संपर्क था। इस नाते हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें चुनाव के समय पर कोई बहुत रिगरस मेहनत किए बिना हम लोगों को ये परिणाम इसलिए मिले क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छी सरकार चलाई, और दूसरी बात कि हम लोगों ने संगठन की संरचना के माध्यम से सामान्य लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कैडर सहित जो सामान्य लोग हैं, उनको मतदाता केंद्र तक पहुंचाने में हम लोगों को सफलता मिली। इस नाते ये जीत एनडीए को मिली। अच्छा बताइए कि आपका वो क्षेत्र था जहां पे लालू यादव का गृह जिला है, गोपालगंज। सिवान में शहाबुद्दीन की चलती चलती है, राजद का वो गढ़ माना जाता है। सारण में जहां से लालू यादव की कर्म भूमि रही है, सांसद भी बने हैं वहां से, और उनका पूरा परिवार जो है, एक तरह से देखा जाए तो सारण में वो रहता है। वहां से आपके सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हालांकि जीत जाते हैं। वैसे जगह पे जहां पिछले चुनाव में सारण में 10 सीटों में से 7 सीट महागठबंधन के पास था, सिवान में 8 सीटों में से 6 सीट महागठबंधन के पास था,
और गोपालगंज में 6 में से 2 सीटें 2 सीटें। उनके पास था। तो कौन सी रणनीति बनाई? देखिए, ये आरजेडी और जितने भी महागठबंधन के लोग हैं वो भी आश्चर्यचकित है कि हिना साहब, ओसामा साहब, शहाबुद्दीन और लालू यादव, इन सब के रहते कमल खिल गया, तीर चल गया, ये सब हुआ। तो ये जरूर कुछ है। और कोई कहता है कि वोट चोरी हो गया, तो कोई कहता है कि ये हो गया, लेकिन कुछ खेल हुआ? क्या खेल हुआ? कोई राकेश जी, कोई वोट चोरी नहीं हुआ, लोगों का मन हमने चोरी किया है। ये अगर कोई कहे कि कोई किसी का वोट चोरी कर सकता है आज के समय में, तो लालू जी वाला समय नहीं है कि बूथ पर लूट होती थी। आज के समय पर वो किस्से कहानियां अब एक प्रकार से बीती हुई कहानियां, जैसे परियों की कहानी होती थी, उसी प्रकार की कहानियों में लालू जी बचे हैं अब। उनका कुनबा भी आगे नहीं बढ़ेगा, इस नाते नहीं बढ़ेगा क्योंकि समाज की जो दृष्टि है वो दृष्टि लालू जी की दृष्टि नहीं रही कभी। जैसा अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कई भाषणों में, चुनाव के बाद मैं सुन रहा था सूरत के किसी कार्यक्रम में, वो बोल रहे थे कि 15 वर्ष जब उनको मिले थे काम करने के लिए, तो उन्होंने स्वहित का विशेष ध्यान रखा और जो स्वजन थे उनकी निर्मिति में अपना पूरा समय लगाया। समाज की निर्मिति का दृष्टिकोण लालू जी के मन में था ही नहीं। तो वही दृष्टिकोण शहाबुद्दीन जी का था, वही दृष्टिकोण लालू जी का था। एक प्रकार से वर्चस्व और जोर की ताकत पर ये लोग चुनाव लड़ते थे। आज जब समाज संभ्रांत हो रहा है धीरे धीरे, आज के समय में बिहार में जो प्रोपोर्शनेट गरीबी है वो भारी रूप से कमी आई उसमें, और समाज का सामान्य तबका भी अब मजबूत हुआ है, तो आपकी बात सुनेगा। उसकी अपनी कॉमन सेंस, अपनी बुद्धि जो है वो काम करने लगी है। अब वो आपके भय के साये में नहीं है, तो इस नाते वो उस दायरे से बाहर निकलकर सामान्य मतदाता वोट कर रहे हैं। और जब मतदाताओं का मन हम लोगों ने अपने काम के माध्यम से चोरी किया हुआ था, तो फिर वोट चोरी करने की आवश्यकता हमें थी कहाँ? अच्छा ये बताइए। काम लालू जी ने किया है वर्षों तक, उनके एलाइज ने किया है। इंदिरा गांधी उसी प्रकार की सरकारों के माध्यम से चुनकर आती रही जिसमें भारी मात्रा में बूथ की कैप्चरिंग होती थी। तो वो समय, वो दौर अब बीत चुका है, वो समय लौटने वाला नहीं है। समाज धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ये लोग चाहते हैं कि समाज धीरे धीरे पीछे की तरफ लौटे, तो वो नहीं होने वाला है। सरकार के माध्यम से जब समाज के व्यापक हितों का ध्यान रखा जाएगा, तो क्यों लालू जी को कोई वोट करने जाएगा? अच्छा ये बताइए कि सारण में 3 सीट पर हार गए, परसा हारे, मरौरा हारे, गरखा हारे। पश्चिमी क्षेत्र समझिए तो हम्म। पूर्वी क्षेत्र हम्म। आप हार गए। क्यों? क्या कारण रहा मतलब? नहीं, मढ़ौरा हम लोग हारे नहीं, हमारे प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, और इस नाते हम ये नहीं कहेंगे कि हम वो चुनाव हारे हैं। वहां पर परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आना था, ये पहले दिन से तय हो गया जब प्रत्याशी का नॉमिनेशन ही नहीं था। दूसरी बात, थोड़ी थोड़ा कष्ट हमें परसा को लेकर और गरखा को लेकर जरूर है। थोड़ा समन्वय की कमी अंतिम समय में दिखाई पड़ी थी, उसको भी हम लोगों ने ठीक करने की कोशिश की, और उसका हमें व्यापक तौर पर लाभ मिला भी था। जो वोट आप देखते हैं, जिस दिन प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन को देखिए, और जब वोट में ट्रांसलेट हुआ है उस दिन को देखिए। हमारे सभी दोनों प्रत्याशियों को 70,000, 75,000, 80,000 वोट आए। ऐसा नहीं था कि समाज हमारे साथ नहीं था। हाँ, हम उस रेखा को नहीं पार कर सके जो जीत की रेखा होती है। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रत्याशी के चयन में गड़बड़ी हुई थी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने की इच्छा भी रहती है, सबको हक भी है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में अलग अलग प्रकार के निर्णय होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्याशी के चयन में कहीं कोई फॉल्ट लाइन हो गया। नहीं, एक दिन पहले वो आरजेडी के विधायक को आप लोगों ने मिलाया परसा में, और फिर वो रात होते होते हल्ला हुआ कि नहीं वो आरजेडी में लौट गए। फिर अगले दिन टिकट का घोषणा हो गया। तो ये जनता देख रही थी ना, ऐसा नहीं नहीं नहीं, है? जनता देख रही थी, स्वाभाविक है कि जनता देख रही। अगर उसी जनता ने हमें 80,000 वोट भी तो दिए हैं। ऐसा मानेंगे नहीं नहीं आप? नहीं, ऐसा नहीं है, उसी जनता ने हमें 80,000 वोट दिया है। तो हम ये नहीं मानेंगे कि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं था। थोड़ा मैनेजमेंट में ऐसा कह सकते हैं कि जो चुनावी प्रबंधन होता है, हम लोग जैसा चाहते थे इन 3 विधानसभाओं में हम लोगों ने उस प्रकार का काम नहीं खड़ा हम लोग नहीं कर सके। इस नाते थोड़ी कमी हमारे अंदर रही होगी। प्रत्याशी के चयन में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। चलिए आपको हम ले चलते हैं सिवान, जहां से आपके बड़े नेता मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे थे, और हम्म। कहा जा रहा था कि मंगल पांडे का ये पहला चुनाव है। आज के पहले वो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं, हवाई नेता हैं, नेताओं को मैनेज करते हैं, जमीन पर कोई पकड़ नहीं हुआ है। लेकिन जब राजद के घर में उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला, तो 9,000 वोटों से
अवध बिहारी चौधरी को हरा दिए, जो 85 से वहां पे एक तरह से गढ़ बनाए हुए थे। तो क्या कारण मानते हैं आप, तो वहां रह के काम किए हैं, तो क्या वजह था इसका? मंगल जी के बारे में जिन लोगों को ऐसा परसेप्शन था, उस परसेप्शन से लोग बाहर आ गए। सटीक जवाब जिसको कहते हैं, कि जो जवाब जिन लोगों को ये जवाब चाहिए था, उनका जवाब मंगल जी ने दे दिया, और बिहार सिवान की जनता के माध्यम से दिया है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता था कि मंगल जी को हतोत्साहित किया जा सकता है इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बनाकर, ये एक प्रकार से उनके मैं ये गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उनको जवाब जरूर मिल गया। मंगल जी संगठन में पिछले 35 वर्षों से काम कर रहे हैं, और कि कोई भी जीत, अभी जो 202 सीटों पर हम लोगों ने अपनी जो जीत दर्ज की है, मैं ये संगठन का व्यक्ति होने के नाते मैं स्पष्टता से कह सकता हूं कि 202 सीटों में से जो एनडीए ने जीती है, या 89 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, इन सभी सीटों पर संगठनात्मक कौशल की वजह से ही हम लोगों ने चुनाव जीता है। हमारे संगठनात्मक कौशल के आधार पर ही हम लोगों ने चुनाव जीता है, और इस कौशल को विकसित करने में मंगल जी की बड़ी भूमिका रही। बतौर प्रदेश के महामंत्री, युवा मोर्चा के अध्यक्ष, फिर प्रदेश के अध्यक्ष के तौर पर एक बड़ा संगठनात्मक ढांचा मंगल जी के नेतृत्व में बिहार में खड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसी पर एक मेरा सवाल है, तो ये कौशल रघुनाथपुर में क्यों काम नहीं किया, जहां गृह मंत्री खुद आकर बोले थे कि 100 शहाबुद्दीन, अब 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएंगे तो सिवान के लोगों का बाल बाका नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकर जोर लगाया था, और उस रघुनाथपुर के सीट को आप लोग जीत नहीं पाए, तमाम प्रयासों के बावजूद, जहां गृह मंत्री, मुख्यमंत्री मंगल पांडे सब ने जोर लगाया। क्या वजह रहा? नहीं, स्वाभाविक है। देखिए, आप ये लोकतंत्र है, और आप लोकतंत्र में 100% जीत हासिल नहीं कर सकते। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रघुनाथपुर में इंडिया अलायंस से चूक हो गई या वहां हम लोग हार गए। अन्य भी 41 सीटें हैं जहां पर हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा है। कई बार जो सामाजिक डिविडेंड होता है, या जो डेमोग्राफी होती है, जो जातीय आधार है, या फिर जो सामाजिक अवधारणाएं हैं, उन अवधारणाओं को कई बार वो स्पेस नहीं मिल पाता। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रभाव शहाबुद्दीन के नाम का खौफ वहां पर जरूर काम कर रहा था बैकग्राउंड में, और इस नाते थोड़ा बहुत कम वोटों से ही हम लोगों ने उस चुनाव को हारा है। कोई बहुत बड़े अंतर से हम लोगों ने चुनाव नहीं हारा है वहां। तो ऐसा नहीं कह सकते कि समाज हमारे साथ नहीं था। जैसा मैंने परसम में कहा, समाज वहां भी हमारे साथ था, लेकिन कई बार एक पॉलिटिक्स में या सामाजिक जीवन में एक दूसरा भी प्रकार का वातावरण काम करता है। तो हो सकता है ऐसा कि हम लोगों ने उस वातावरण को इंक्रोच करने में या उसको पार करने में हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन आगे ये सफलता जरूर मिलेगी। मैं ये नहीं मानता कि एनडीए में वो ताकत नहीं है कि हम लोग नहीं जीत सके वहां। ओम प्रकाश यादव जी ने जब निर्दलीय साबुद्दीन जी को हरा दिया, तो एक समय जरूर आएगा कि रघुनाथपुर में भी एनडीए दोबारा चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। आप अच्छा, चिंता मत। एक बात और बताइए, ये चर्चा हो रही है कि बीजेपी के जो लोग ने किसी पीछे से धोखा दिया हो, या सामने से चुनाव लड़ा हो, या क्या हो, वो उन पर कार्रवाई होगी। तो सारण में किस पर कार्रवाई नहीं होने नहीं, जा रही है? ये सब शिगुफा है। देखिए, हमारे हम व्यक्ति आधारित दल नहीं है, हम कार्यकर्ता आधारित दल है। जैसे मंगल जी पर जब जो प्रश्न आपने पूछा था, तो कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिसको मंगल जी ने विकसित किया है। बिहार के राजनीति में आज वो स्थापित नाम है। कई लोग तो विधायक हैं, कई लोग मंत्री बन गए होंगे, कई लोग संगठन में बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए होंगे। तो ये व्यक्ति के निर्माण की एक पूरी प्रणाली है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में एक पड़ाव है, एक दौर उसका रहेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर नए लोग आएंगे, फिर वो उसी कौशल से चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हर व्यक्ति एक पड़ाव है। उसी प्रकार से जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने पूरी तन्मयता से, पूरी हृदयता के साथ संगठन का साथ वहां पर दिया है। सब लोगों ने पूरी मेहनत की है, सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत से चीजों को संभालने की कोशिश की है। क्योंकि जहां से हम लोगों ने चुनाव में, जब चुनाव अनाउंस हुआ, जो परिणाम हमारे पक्ष में आए हैं, ये बिना कार्यकर्ताओं की मेहनत के इस प्रकार का परिणाम आपको नहीं मिलेगा। तो इस नाते ना कोई व्यक्ति दोषी है, ना किसी पर दोषारोपण करना है। सब लोगों ने मिलकर हमें चुनाव जिताया है, और हम सबका अभिवादन करना चाहते चलिए, ये तो सारण की बातें हुई, क्योंकि आप सारण के क्षेत्रीय प्रभारी हैं। एक सवाल हम आपसे लेंगे, क्योंकि आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। हैं जी। तो अब सरकार आपकी बन गई है,
और सरकार अब काम भी कर रही है, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो गया है और हम्म, गृह मंत्रालय आप ही लोगों के जिम्मे आया है। कहा हम्म। जा रहा है कि जंगल राज को वापस नहीं लाने देंगे, बुलडोजर राज आएगा, अपराधियों को बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा, तमाम बातें कही जा रही है। हम आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, ये अंतिम सवाल होगा मेरा, कि अब बिहार कैसे चलेगा? देखिए, बिहार प्रगति के मार्ग पर है और हम लोगों ने कहा है अपने चुनाव में कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब इस जो जिस पड़ाव पर अभी बिहार खड़ा है, यहाँ से बिहार को मीलों का सफर आगे तय करके विकसित राज्य के रूप में स्थापित होना है। मैं प्रधानमंत्री जी के विजन से कुछ शब्दों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जब तक पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास नहीं होगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। आप नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड की भी पॉलिटिक्स इस देश में बहुत लंबे समय तक चली है। आप उस अवधारणा से मुक्त होकर आज के समय में आप देखिए कि जिस तेज गति से बिहार ने प्रगति की है पिछले 15-20 वर्षों में, इस गति के आसपास देश का कोई दूसरा राज्य नहीं। 13-13% का जीडीपी ग्रोथ के रेट के साथ हम लोगों ने बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। जो बिहार हमें 2005 में मिला था, आज उस दौर के मुकाबले आज बिहार मीलों 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 आगे खड़ा है। अब एक बड़ी उड़ान के लिए बिहार तैयार है। जैसे बात होती है, हमारे विरोधी जो है कई प्रकार के सिगुफों को उन्होंने इस चुनाव में छोड़ा कि पलायन होता है, लोगों के साथ तकलीफें हैं, ये हैं, वो हैं। मैं अभी पार्टी के कार्यक्रम से मैं हरियाणा गया था। हरियाणा में मुझे गुड़गांव में रहने का अवसर मिला 7 दिनों तक। तो उन 7 दिनों में मैं बिहार के लगभग 1000-2000 लोगों से मैं संपर्क किया कि विधानसभा के जब चुनाव आएंगे बिहार में तो आपको आकर मदद करना है हमारा। उसका ड्यूरेशन जब मैंने जानने की कोशिश की कि आप बिहार से निकलकर कब आकर गुड़गांव में या हरियाणा में आपने शिफ्ट किया, तो सब लोगों ने वही कालखंड बताया जो लालू जी का कालखंड रहा था। कोई 92 में, कोई 94 में, कोई 98 में, कोई 2000। आज वो लोग एक स्मॉल स्केल के स्तर पर अगर देखें तो ठीक ठाक सफल व्यवसायी भी हैं कितने लोग, और उनके नीचे 100, 200, 300 लोग काम भी कर रहे हैं। तो वो दौर ऐसा था कि जहां पर बिहार में अवसरों की कमी को एक प्रकार से सबने देखा, अवसर की कमियों को बाधित किया, अवसर के जो जरूरतें थी उनको बाधित किया गया। तो आज के समय पर हम ऐसा कह सकते हैं कि बिहार एक लंबी उड़ान के लिए, एक लंबी छलांग के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे नियंत्रण में पूरी शासकीय व्यवस्था है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो क्राइम का जो ये है, अगर आपको सक्सेस होना है या सक्सेसफुल होना है, तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, सड़कों की व्यवस्था ठीक रहे, बिजली की व्यवस्था ठीक रहे। एक जो मूलभूत अवधारणाएं हैं विकसित समाज को लेकर, उन सभी मूलभूत विषयों को एनडीए की सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, पूर्व में सुशील मोदी जी के साथ, बाद में तारकिशोर जी के साथ, वर्तमान में सम्राट जी और विजय जी के साथ, हम लोगों ने एक अच्छी सरकार बिहार में चलाई। आज जो मूलभूत आवश्यकताएं, उन सभी आवश्यकताओं को हम लोगों ने पूरा किया है और अब इसके आगे बिहार एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। और जो विकसित भारत का सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 में, उसके साथ साथ चलकर हम लोग भी एक विकसित समाज के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए, बिहार एक नई उड़ान के लिए तैयार है, विकास के रास्ते पर चलेगा, ऐसा विश्वास संतोष पाठक जी को भी है और तमाम बिहारियों को है जिन्होंने वोट देकर एनडीए सरकार को फिर से वापस लाया है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।